Hello students, in today's class we'll talk about the key policies and acts for protecting environment in India. इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं, क्या एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेरियस बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया, पॉलिसीज क्या है, एनवायरनमेंट को इंडिया ने डिफाइन कैसे किया है और हमारी जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनी है 2006 में उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, और फिर हम लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट्स आए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के. सबसे पहले हम पढ़ें कि इंडिया को किन किन वेरियस बायोजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है. आप ये मैप देखिए, इसमें सबसे पहला जो है ये ट्रांस हिमालयन रीजन है जिसमें आपका जम्मू कश्मीर और इसका कुछ पार्ट आता है. सेकेंड लद्दाख का पार्ट आता है जहाँ पूरे 12 महीने बर्फ गिरी रहती है. ये जो बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इन सब की अपने अपने फीचर्स हैं. ये स्टेट वाइज या किस बेसिस पे हमने इंडिया को डिवाइड किया है, हमने डिवाइड किया है इन 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स में. उसका बेसिस है यहाँ के फीचर्स. अगर ये पहला जो बायोजियोग्राफिक जोन आप देखेंगे तो दिस इज टर्म्ड एज ट्रांस हिमालय और इसमें साल भर बर्फ जमी रहती है. इसके बाद आपका ये हिमालयन रीजन है जो हिमालय के ऊपर का पार्ट है, हायर एल्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो कुछ पार्ट इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ भी जाता है. ये पूरा जो पार्ट है दिस इज हिमालयन रीजन जहाँ पे सर्दियों में बर्फ गिरती है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसका कुछ पार्ट है क्या. थर्ड इज डेजर्ट. डेजर्ट राजस्थान का जो वेस्टर्न एरिया है वो डेजर्ट वाला एरिया है, ड्राई एरिया है, और कुछ हिस्सा गुजरात का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है. फोर्थ इज सेमी एरिड रीजन. ये डेजर्ट से थोड़ा बेटर है. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सारा एरिया करीब करीब सेम इसके बायोजियोग्राफिक फीचर्स हैं, इसलिए इसको एक अलग जोन में रखा गया. देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स. ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है जो कि मैंग्रोव्स वगैरह के लिए फेमस है, और केरला से लेके यहाँ ऊपर महाराष्ट्र तक इसकी एक रेंज जैसी है. सिमिलर फीचर्स हैं इन सब के वेस्टर्न घाट की तरफ. Separate zone it has been said. Then we have the largest one, the biggest one, the Deccan Peninsula. इसमें पठार हैं, दक्कन के सारे दक्षिणी राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड ऑल, मध्य प्रदेश और इधर वेस्ट बंगाल, और ये सिमिलर फीचर्स हैं. बहुत सारी नदियां हैं बहती हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ फीचर. एंड द लार्जेस्ट area, it is largest area of India. Then we have Gangetic Plain. गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जहाँ से होती हुई बहती हैं, जहाँ हिमालय से अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आती हैं, तो जौ मिट्टी, और वो यहाँ फैलाती हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ एक अलग सा फीचर दिखता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड देन सम पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. Then we have coasts. ईस्टर्न जो कोस्टल लाइन है उसके अपने अलग फीचर हैं, और वेस्टर्न जो कोस्टल लाइन है उसके अलग फीचर हैं. वेस्टर्न और घाट्स, दिस इज कोस्टल लाइन. यहाँ के फीचर्स अलग हैं, इनको एक अलग जियोग्राफिक जोन पर रखा गया है. We have northeast area which is a totally different kind of geographic zone features it has. उसको एक अलग उसमें रखा है. एंड देन वी हैव आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, रेनफॉल पैटर्न्स हैं, अलग हैं. एंड देन वी हैव ए लॉन्ग कोस्टल लाइन दैट इज ऑल्सो ए great feature of Indian Peninsula. So these are the
different biogeographic zones in which India has been divided. Now, if we talk of key policies, तो 1988 में हमने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई. इसके बाद अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, फॉरेस्ट पॉलिसी वाज टू प्रिजर्व फॉरेस्ट. दिस वाज टू रिमूव पॉल्यूशन इन 1992. एंड देन in 1992 again there was a policy statement for environment and development. We tried to correlate the two. क्योंकि ध्यान है, it's a trade-off between development. If you talk of environment, it's a trade-off between development and preservation of environment. So यहाँ अलग पड़ी थी पॉलिसी. फॉरेस्ट को प्रिजर्व करो, पॉल्यूशन को रिमूव करो. So there we tried to combine the two in 1992. But then also there was something more needed. कुछ और भी चाहिए था, सिर्फ अलग बात करने से नहीं चल रहा था. So एक 2006 में हमने एक बड़े लेवल पे नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई, जो कि इसके बनाने से इनको हटाया नहीं गया, बल्कि इन तीनों को इंक्लूड करते हुए दिस पॉलिसी वाज मेड. नेशनल एनवायरनमेंट व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन एनवायरनमेंटल पॉलिसी. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये बनाई थी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट. एंड नाउ द नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. 2 C और इसमें जुड़े हैं, क्लाइमेट चेंज. सो दिस द नेम. ना पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. कुछ इकोलॉजिकल जोन्स थे हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ वैनिशिंग है, खत्म होने वाले हैं, जैसे मैनग्रोव्स जो वेस्टर्न घाट्स के हैं. इसी तरह से कोस्टल लाइंस के अंदर कुछ फिशरीज हैं. सो दे आर अंडर क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिस्टम. से उनको प्रोटेक्ट करना. इस तरह से सेकेंड इज इंटर जनरेशनल इक्विटी. जुडिशियस यूज करें एनवायरनमेंट रिसोर्सेज का, सो दैट फ्यूचर जनरेशंस को भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके. एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट तो करें हम, लेकिन हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के साथ. सो इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट वाज अनदर ऑब्जेक्टिव. एंड देन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, तभी हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएंगे. इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो एनवायरमेंटल गवर्नेंस. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नेंस, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उनमें ट्रांसपेरेंसी, रैशनैलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो और इस तरह के जो फीचर्स हैं गुड गवर्नेंस की, वो इस एनवायरमेंटल गवर्नेंस में भी हों. एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एनवायरमेंट को बचाने के लिए सिर्फ बातों से नहीं बचता एनवायरमेंट, वहाँ आपको रिसोर्सेज डालने पड़ते हैं, पैसा लगाना पड़ता है, इसके अलावा नॉलेज लगाना पड़ता है, सोशल कैपिटल लगानी पड़ती है, तब एनवायरमेंट बच सकती है. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई. अब एनवायरनमेंट को हमने डिफाइन कैसे किया? हमने एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है वाटर, एयर एंड लैंड, एंड देन द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स. तो सिर्फ वाटर, एयर एंड लैंड हो गए आपके एबायोटिक कंपोनेंट, और ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग क्रीचर्स हो गए बायोटिक कंपोनेंट. सो एबायोटिक कंपोनेंट को बचाना है. दूसरा, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी बचाना है. तभी हम एनवायरनमेंट को, ऐसे हमने इंडिया में एनवायरनमेंट को डिफाइन किया है. सो ये डेफिनेशन इसलिए जरूरी होती है कि जब हम आगे एक्ट्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो क्या ये लॉ एनवायरनमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है, नहीं आता है, तो उसमें फिर ये डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट. Yes, it comes under environment, it doesn't. Now, these are various law acts which have been made.
वाटर के लिए भी है 1974 एक्ट, 1975 एक्ट. Then for air prevention and control of pollution 1981, 82, 83, and environmental protection 86, 86. कोस्टल स्ट्रेचेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया. Then hazardous process and organisms इनसे रिलेटेड एक्ट्स बनाए गए हैं हमारे यहाँ. And the noise pollution, that is another big environmental problem. So it doesn't come under abiotic or biotic component of environment. फिर भी एक बहुत बड़ी pollution की problem है, ये हम सबको ध्यान है. So इससे related, rather than wildlife and forest से related many acts are there in India. Then ecologically we have already talked, हमने पहले ही बात की कि होते क्या हैं. कुछ zones हैं जो sensitive इकोलॉजिकल जोन्स हैं जो कि सेंसिटिव है, खत्म होने वाले हैं. सो उनको सबसे पहले डिफाइन किया है, बहुत सारे लॉज में उनको डिफाइन किया है, और फिर उनको हम कैसे बचाएंगे इसके बारे में बात की गई. सो मैनी इकोलॉजिकल, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर, so these have been defined as eco-sensitive zones, and then laws have been made to protect them. Then there is a environmental appellate authority. If laws have been made, there will be definitely some disputes also. Dispute भी होंगे, एक पार्टी नाराज होगी, एक पार्टी के फेवर में आप अगर डिसीजन होगा. So then we have an appellate authority of Act 1997. अपील कर सकता है if somebody is not. Then we have National Green Tribunal Act 2010, which looks into the matters of these acts related to environment. So for this video lecture, we stop here, and thank you for listening.